चलो आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये चैप्टर जो है हमारे आईसीएसआई के मॉड्यूल में भी 5 पार्ट में डिवाइड है और मैंने भी इसको 5 पार्ट में ही डिवाइड किया हुआ। जिस तरह से आईसीएसआई के मॉड्यूल में डिवाइड है सेम उसी तरह से मैंने भी इसको डिवाइड किया। समझ आ गई? एक लेंथी चैप्टर है जी सर। इस चैप्टर के कम से कम 5 पार्ट है। तो हमारा पहला चैप्टर नंबर 6 मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल पार्ट 1 शुरू हो रहा है आज। आज हमारा शुरू हो रहा है मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल पार्ट ए पार्ट 1। अब सबसे पहले हमारे पास हम चैप्टर पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल। शेयर क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कैपिटल क्या होता है। मैंने आप लोगों को बोला भी था कैपिटल होता क्या है। तो कैपिटल होता क्या है? टोटल शेयर्स होते हैं कंपनी में, जितने टोटल शेयर्स। हाँ, टोटल अमाउंट जो होता है। अब कैपिटल वो तो देखो शेयर का पार्ट होता है कि आप ये इस तरह से लेना द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू रनिंग अ बिजनेस। भाई वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होता है वो होता है कैपिटल। समझ आ गई? वो कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल क्या होता है? भाई एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं उसका एग्रीगेट अमाउंट जो होता है शेयर कैपिटल होता है। लेकिन जब खाली कैपिटल की बात आती है तो कैपिटल के अंदर शेयर कैपिटल भी आता है और कैपिटल के अंदर आपका डेट कैपिटल भी आता है। तो कैपिटल वर्ड जहां पे यूज होता है इट मींस द अमाउंट, वो मैंने ही कर रखी है, द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस फॉर इट इज डे टू डे ऑपरेशन। आपको डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी पैसे की जरूरत होगी वो आपकी कैपिटल होगी, है ना। कैपिटल जो होती है स्टार्टिंग से लेके आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस तक इंपॉर्टेंट रहती है और इसका मीनिंग पर्सन टू पर्सन अलग होता है। जैसे आपने बताया हर एक पर्सन का कैपिटल के रिगार्डिंग मीनिंग क्या होता है। कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है डेट कैपिटल, ऐसी कैपिटल जो कंपनी क्या करती है, बोरो करती है और जिसको कंपनी को वापस रीपे करना पड़ता है। और इक्विटी क्या होती है, जब इन्वेस्टर जो है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसके बदले में, ओनरशिप के बदले में, और उसके बदले में कंपनी क्या देती है, ओनरशिप देती है। तो ऐसा होता है इक्विटी कैपिटल। समझ आ गई? अब इक्विटी कैपिटल का पूरा क्या होता है? इक्विटी क्या होता है? इक्विटी द अमाउंट विच इन्वेस्टर पुट इन द कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप। क्योंकि क्या होता है, आप किसी भी कंपनी के अंदर शेयर लेते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, उसके बदले में आपको मिलता है प्रॉपर इक्विटी, आपको ओनरशिप मिलती है, आप मालिक बनते हो कंपनी के। समझिए मेरी बात? इक्विटी शेयर्स होते हैं जो इक्विटी शेयर्स जिनके पास होते हैं, हाँ, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो ले लेते हैं कंपनी का एंड कंपनी में मनी इन्वेस्ट कर देती है। हाँ, तो इस तरह से आप कंपनी के मालिक बनते हो। मैं बता देना चाहता हूँ किरण को भी हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, किरण शेयर कैपिटल का। आप पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना क्लास में। अब से आपका पूरा अच्छे से इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्लास में, क्योंकि अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है ना, मेरे समझिए मेरी बात। और हाँ, स्वेच्छा को मैं बता देना चाहता हूँ। स्वेच्छा
कल से आपकी पूरी मॉर्निंग वाली रिकॉर्डिंग आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अभी आपके एग्जाम वगैरह चल रहे थे, क्योंकि आपकी पेंडिंग क्लासेस थी तो मैंने बीच में भेजना बंद कर दिया था, लेकिन कल से आपकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है स्वेच्छा? यस सर। पिछले वाली देख लिया आपने जो भी था? यस सर, देख लिया। ठीक है, कल से फिर प्रॉपर हमारा शेड्यूल मॉर्निंग वाला मैं आपको देना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना? ओके सर। ओके, चलो। अब क्या है, अब कैपिटल का मैंने आपको बताया कि भाई कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो अमाउंट होता है, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि कंपनी को इनिशियली डे टू डे बिजनेस के लिए जरूरी होता है, और जो कि कंपनी को रिक्वायर्ड होता है फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए। हर एक पर्सन के लिए कंपनी की कैपिटल की डेफिनेशन अलग अलग होती है। कैपिटल कितने तरह की होती है मैंने आपको बताया, दो तरह की कैपिटल होती है। एक होती है इक्विटी कैपिटल, इक्विटी, एक होती है डेट कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल। डेट कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी बोरो करती है लोन की फॉर्म में, या फिर डिबेंचर इशू कर दिए, या पब्लिक से बोरो किया एडवांस लेके, डिपॉजिट लेके, है ना। तो कंपनी जो बोरो करती है, और कंपनी को वो पैसा क्या करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी वो पैसा होता है जिसमें जो वो पैसा, वो अमाउंट जो इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट बाय द इन्वेस्टर। और उसके बदले में क्या होता है कंपनी, उसके बदले में क्या होता है, उसके बदले में कंपनी आपको क्या बनाती है, मालिक बनाती है। और इन एक्सचेंज ऑफ शेयर होल्डर। इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप आपको ओनरशिप मिलती है कंपनी की। हमेशा शेयर होल्डर को ही ओनर बोला जाता है, शेयर होल्डर ही कंपनी का ओनर होता है, क्योंकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। यस, प्रेफरेंस शेयर इज कैपिटल की टाइप से आल्सो, प्रेफरेंस हो या इक्विटी, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। क्लियर है? तो प्रेफरेंस डेट हुआ, डेट में आएगा ना प्रेफरेंस। प्रेफरेंस ये हमेशा ध्यान रखना भाई, कोई भी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, जब एक बार पैसा, मतलब क्या हुआ कंपनी के अंदर, मान लो सिमरन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कंपनी ने बोला आप 5 साल के लिए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, 5 साल बाद आपको, हम हर साल तो आपको डिविडेंड देंगे, और 5 साल बाद आपका पैसा आपको वापस कर देंगे, जो भी आपका डिविडेंड होगा उसके साथ। 5 साल बाद जब पैसा ड्यू हो जाता है ना, एक बार जब किसी शेयर होल्डर का पैसा ड्यू हो गया, तो वो क्या बन जाता है, वो डेट बन जाता है, डेट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, है ना। हाँ जी। अब शेयर कैपिटल का तो मतलब शेयर होता होते है, हैं उसको कैपिटल। हाँ, अब शेयर कैपिटल जो होती है वो एग्रीगेट होता है किसका, नंबर ऑफ शेयर्स का। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उनको अगर एग्रीगेट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है, इट इज द टोटल ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। तो ये टोटल होता है। तो कैपिटल का यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ आ गया। किसी को कैपिटल की डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सर। ओके, क्लियर है सिमरन, जी मंशा, सर, क्लियर है। स्वेच्छा, किरण, सौरभ? यस सर, क्लियर है। ओके जी, चलो अब दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। हमारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल 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 ये लिख लो, अगर ये छूट गया तो आप अनसिक्योर हो जाओगे किसमें, कंपनी लॉ के अंदर। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आता है हमारे पास शेयर की डेफिनेशन आती है। शेयर, जो शेयर की डेफिनेशन दे रखी है वो कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 2 क्लोज 84 में दे रखी है। क्या होती है शेयर की डेफिनेशन,
शेयर की डेफिनेशन होती है शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक। आपसे कोई भी पूछे शेयर क्या होता है तो आप बताओगे शेयर मीन्स द शेयर Share is a part of share capital. in the share capital. Share means the share in the share capital of the company. जो शेयर कैपिटल का पार्ट होते हैं वो होता है शेयर इंक्लूडिंग द स्टॉक। अब सेक्शन 44 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, नोट कर लेना अपनी बुक्स के अंदर। सेक्शन 44 हमेशा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेक्शन 44 क्या कहता है? सेक्शन 44 कहता है कि भाई जो, ध्यान से सुनना, सेक्शन 44 कहता है जो कंपनी के शेयर हैं या कंपनी के जो डिबेंचर हैं, कंपनी के शेयर या कंपनी के डिबेंचर या एनी अदर इंटरेस्ट या सिक्योरिटी, एनी अदर इंटरेस्ट या फिर सिक्योरिटी, वो क्या है? प्रोवाइड दैट शेयर या डिबेंचर या एनी इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, किसी भी मेंबर का कोई शेयर हो या किसी भी डिबेंचर होल्डर का कोई डिबेंचर हो या कोई भी इंटरेस्ट हो इन अ कंपनी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये शेयर जो होते हैं, ये डिबेंचर जो होते हैं, कोई भी सिक्योरिटी जो होती है, सेक्शन 44 कहता है ये एक क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है मुझे बताओगे? मूवेबल प्रॉपर्टी सर तो चीज ट्रांसफर कर सकते प्लेस ले जा सकते हैं। जिसको मूवेबल मतलब ट्रांसफरेबल, जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर ट्रांसफर सकते कर हैं। सकते हैं, जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं इन द मैनर प्रोवाइड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिक्योरिटी की ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में बात करता है। ट्रांसफर के बारे में कहाँ लिखा होता है? सर कंपनी बट के प्राइवेट कंपनी तो प्रोहिबिटेड है ट्रांसफरेबिलिटी शेयर के बारे ट्रांसफर में, करना। हाँ, ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में लिखा होता है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब ट्रांसफर किस तरह से होंगे वो सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। जैसे प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, बोलता है ना। और ऐसे ही पब्लिक कंपनी के केस में, फ्रीली हाँ, पब्लिक कंपनी के केस में साफ साफ बोला जाता है कि भाई कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 45, और सेक्शन 45 क्या कहता है बात करते हैं। सेक्शन 44 में लिखो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेक्शन 45 में लिखो, 45 क्या कहता है? जो भी शेयर होते हैं कंपनी के अंदर, दो तरह के शेयर होते हैं। एक कंपनी के अंदर आप किसी भी कंपनी के शेयर दो तरीके से होल्ड कर सकते हो। एक तो पुराना तरीका फिजिकल फॉर्म में, और एक नया तरीका जो आज लोग होल्ड करते हैं डीमैट फॉर्म में। डीमैट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म के अंदर क्या होता है और डीमैट फॉर्म के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डीमैट फॉर्म क्या होता है? डीमैट अकाउंट ओपन होता है आपका, डीमैट अकाउंट। ये सारा आप डीमैट के बारे में इसको लिख लो, सिक्योरिटी लो। ये डीमैट के बारे में आप सारा सिक्योरिटी लो के अंदर पढ़ोगे, सिक्योरिटी लो के अंदर ग्रुप 2 में। डीमैट अकाउंट क्या होता है कि भाई जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है ना, जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है ऐसे ही डीमैट अकाउंट होता है। आपके शेयर, जैसे हमारे पास कैश होता है
फिजिकल फॉर्म में रखें तो हमारे पास कैश होगा, अगर हम ऑनलाइन रखें तो हमारे पास बैंक अकाउंट के अंदर पैसा होगा। ऐसे ही सिक्योरिटी होती है, शेयर होते हैं। अगर आप फिजिकल फॉर्म में रखते हैं तो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होंगे, शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप डीमैट फॉर्म में रखते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होगा, और उस डीमैट अकाउंट के अंदर आपके जो शेयर होंगे वो ऑनलाइन रहेंगे आपके नाम से, ठीक है ना। आपका अकाउंट खुलता है, बैंकिंग की तरह ही काम करता है डीमैट। जैसे बैंक अकाउंट होता है ऐसे ही डीमैट अकाउंट होता है। अगर आपको किसी दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर करने हैं, जैसे आप पैसे ट्रांसफर करते हो, तो ये डीमैट अकाउंट जो होते हैं कंपनी खुलवा के देती है। ये डीमैट अकाउंट जो ओपन होते हैं ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं अलग अलग। मैं आपको सिस्टम अगर मैं बताने लगा तो उसके लिए पूरे का पूरा ना ये लगा लो कि आधे से ज्यादा क्लास चली जाएगी। अगर मैं डीमैट को इलेबोरेट करने लग गया यहाँ पे तो उसके लिए पूरी क्लास चली जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ डीमैट का क्या सिस्टम होता है। जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, मुझे बताएगा कोई? इंडिया का सबसे बड़ा बैंक इंडिया। आरबीआई है ना। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। क्या होता है, आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई के अंडर अलग अलग बैंक होते हैं, अलग अलग बैंक। मान लो एचडीएफसी बैंक हो गया, और उसके बाद पब्लिक क्या करती है, पब्लिक डायरेक्टली आरबीआई के पास तो नहीं जाती अपना बैंक अकाउंट खुलवाने। कभी देखा है, किसी को सुना है कि मेरा आरबीआई में अकाउंट है? आरबीआई के पास हमेशा गवर्नमेंट के अकाउंट खुलते हैं, ऐसे ही किसी के अकाउंट नहीं खुलते। आरबीआई के पास गवर्नमेंट के अकाउंट्स रहते हैं। वो आरबीआई जो है गवर्नमेंट का पैसा क्या करता है, मैनेज करता है। आरबीआई नोट जारी करता है, लेकिन जो ये जितने भी आरबीआई के अंडर बैंक आते हैं, कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोई भी नेशनल बैंक जैसे पीएनबी वगैरह हो गया, आप इनके पास क्या करते हो, इनके पास जाते हो अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो, बैंक अकाउंट ओपन करते हो। इनके पास अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो। बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो भाई आपका आपका नेट बैंकिंग खुल जाता है, आपका ऑनलाइन बैंकिंग हो जाता है। जब आपको किसी को पेमेंट करनी है आप ऑनलाइन कर देते हो, जब आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं आप ऑनलाइन कर देते हो। इसी तरह से इंडिया के अंदर अगर आपको डीमैट फॉर्म में अपने शेयर रखने हैं, उसके लिए अथॉरिटी जो है वो है एनएसडीएल। दो अथॉरिटी है, एनएसडीएल या सीडीएस, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो दो वो है, ये जस्ट लाइक एज आरबीआई की तरह काम करती है, सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है। इनके नीचे होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक के पास जाके एचडीएफसी बैंक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम भी करता है। आईसीआईसीआई बैंक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम भी करता है। इन्होंने लाइसेंस ले रखा है, आप इनके पास जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट इनके पास जाके जैसे ही ओपन करवाओगे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो फिर अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस क्या रहती है पूरी डीमैट की, किस तरह से आप करते हो आगे का काम, वो फिर आप डीमैटेरियलाइजेशन का एक चैप्टर है सिक्योरिटी लॉ के अंदर, आप वहां पर सारा डिटेल में पढ़ोगे। समझ आ गई मेरी बात? किसी का कोई डाउट? जी सर। क्लियर है? नो सर। हाँ, आज के टाइम पे फिजिकली कुछ, आज के टाइम पे क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं पब्लिक कंपनी, इनको अपने शेयर डीमैट में फॉर्म में रखना मैंडेटरी है। आज के टाइम में ये फिजिकल वाला फंडा बहुत रेयरली हो चुका है, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में रहता है फिजिकल वाला फंडा। अदरवाइज जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां हैं या जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं वो अपने शेयर सारे के सारे कौन से फॉर्म में रखती हैं, डीमैट फॉर्म में रखती हैं।
समझ आ गई मेरी बात? बट मैं यहाँ पे दोनों तरह से बात जी होती है, सर। क्योंकि कंपनी लॉ में आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। फिजिकल फॉर्म में अगर आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट, आपको शेयर, हाँ, प्रूफ। आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे। आपका शेयर सर्टिफिकेट पर आपका नाम होगा, नंबर ऑफ शेयर होंगे, और एक जिस तरह से नोट पे वो होता है ना नंबर, है ना, इसी तरह से शेयर सर्टिफिकेट पे भी नंबर होता है प्रॉपरली। शेयर सर्टिफिकेट नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो भाई, और इसमें ये भी बता रखा होगा कि जैसे कंपनी के 5 लाख शेयर है, 5 लाख शेयर है, आप 5 लोग हो, सौरभ, मंशा, सिमरन, स्वेच्छा, किरण, आप ये हो, सबके पास 1-1 लाख शेयर है, 1-1 लाख शेयर। मान लो आपने फिजिकली शेयर होल्ड कर रखे हैं। पहला पहला सीरीज 1 लाख से लेके एक शेयर से लेके 1 लाख तक जो है वो सौरभ के पास है। तो शेयर सर्टिफिकेट में एक सीरीज लिख दी जाएगी, भाई 1 से लेके 1 लाख के जो कंपनी के शेयर हैं वो सौरभ के पास है। दूसरा, 1 लाख, 1 से लेके 2 लाख शेयर मंशा के पास है। ऐसे ही 3 लाख 1 से लेके 4 लाख तक शेयर जो भी आएगी सीरीज, वो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन डिपॉजिटरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपॉजिटरी के अंदर शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट वाला ये फंडा नहीं होता। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ, अब सेक्शन 45 ध्यान से पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। सेक्शन 45 में आपको क्यों पढ़ाना है, ये मैं आपको क्यों समझा रहा था, ताकि आप समझ जाओ। ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 45 कहता है, सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number। ये किस केस में होगा? डिस्टिंक्टिव नंबर किस केस में आएंगे? शेयर सर्टिफिकेट। हाँ, जब शेयर सर्टिफिकेट अगर फिजिकल फॉर्म में, हाँ, जब अगर आपने फिजिकली ले रखे हैं, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, तो कंपनी के शेयर्स जो होंगे डिस्टिंग्विश किया जाएगा उनको डिस्टिंक्टिव नंबर से। But this provision shall not apply to share held by person whose name enter has the holder of beneficial interest in the record of depository। बट ये प्रोविजन उस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते जिसका नाम हैज अ बेनिफिशियल होल्डर रजिस्टर्ड है। किसके रिकॉर्ड में? डिपॉजिटरी के। और मैंने आपको डिपॉजिटरी का नाम बताया था, डिपॉजिटरी इंडिया में एनएसडीएल और सीडीएसएल है। मतलब जो पर्सन, जो शेयर होल्डर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर होल्ड करता है, जिसका रिकॉर्ड जितने भी डीमैट अकाउंट होते हैं उनका सबका रिकॉर्ड डिपॉजिटरी के बेनिफिशियल रिकॉर्ड में होता है। एनएसडीएल सबका रिकॉर्ड रखता है, हर एक पर्सन का रिकॉर्ड एनएसडीएल के पास होता है, और जिसका नाम उस रिकॉर्ड के अंदर आता है, जिसने डिजिटल फॉर्म में शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो उसके ऊपर ये डिस्टिंक्टिव नंबर वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। समझ गए मेरी बात? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। सर एनएसडीएल सीडीएससी की फुल फॉर्म बता दो क्या है? एनएसडीएल की फुल फॉर्म है, लिखो, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और डिपॉजिटरी लिमिटेड। सीडीएसएल की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरी है। इंडिया के अंदर कितने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है? ओके।
दो सर दो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ। और कितने डिपॉजिटरी हैं इंडिया के अंदर? सर दो दो, डिपॉजिट, दो टू, डिपॉजिटरी है, NSDL, CDS। NDSL और CDS CDSL। समझ NSDL, आ गई? CDS। क्लियर है? ये आपको ध्यान यस रखना सर है। क्लियर। क्लियर है? स्टॉक एक्सचेंज को तो कहाँ से लोकेटेड है प्लीज? ये आप मुंबई में है, सब कुछ सब मुंबई में दोनों? है, सब मुंबई में है। क्योंकि क्या है, फाइनेंस कैपिटल हमारी मुंबई है। हमारी फाइनेंस कैपिटल जो है वो मुंबई है। दिल्ली हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है, लेकिन फाइनेंस कैपिटल हमारी मुंबई है। RBI का हेड ऑफिस मुंबई में, सेबी सर मुंबई में। कोलकाता में भी तो है। सेबी जो क्या कह रही हो जी? तो दिल्ली को क्या बोलती? तो दिल्ली को क्या बोला था आपने? मुंबई पॉलिटिकल फिनांस कैपिटल, कैपिटल और दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है दिल्ली हमारी। पॉलिटिकल कैपिटल पहले पॉलिटिकल कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे सारे वो पॉलिटिक्स है से ना, रिलेटेड राजनीतिक मुद्दे होते हैं ना सारे दिल्ली में। पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड सभी चीज। पहले हमारी पॉलिटिकल कैपिटल हुआ करती थी पुराने टाइम में फिनांस के कलकत्ता, मुद्दे मुंबई। कलकत्ता, लेकिन अब दिल्ली है। ठीक है फाइनेंस सर। पंजाब में कुछ है? पंजाब कुछ नहीं? हाँ, क्या कुछ कह रही हो सिमरन? सर मैं ऐसे बोल रही थी पंजाब में कुछ नहीं। पंजाब में पंजाब में कुछ पंजाब तो बहुत कुछ है यार। पंजाब, नहीं इसके साथ रिलेटेड। हाँ, पंजाब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में अव्वल है, सबसे आगे है एग्रीकल्चर सेक्टर पंजाब हरियाणा। मिल्क प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर, इतना कुछ है। सर मध्य प्रदेश भी सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। अब यार अलग अलग हर कोई अपनी अपनी एरिया में, मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ है। मध्य प्रदेश का अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ आगे कर रहा है मध्य प्रदेश। इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, गेहूँ गेहूँ प्रोडक्शन में, गेहूँ मध्य प्रदेश में बहुत होती है। एमपी की गेहूँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जी काफ़ी सर। कुछ है। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी कुछ है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। सर भोपाल द सिटी ऑफ लेक। टूरिज्म है मध्य प्रदेश बहुत बड़ा। और हाँ, क्योंकि मैं ये कह रहा था, आरबीआई का जो हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर है। सेबी का जो हेड ऑफिस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, मुंबई में है। बीएससी जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में है। एनएससी जो है वो भी मुंबई में है। एनएसडीएल सीडीएसएल जो है मुंबई में है। काफी कुछ है। फाइनेंस सेक्टर के बड़े बड़े बैंक्स के जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। तो फाइनेंशियल कैपिटल जो आपको है वो है मुंबई। समझ आ गई? जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब क्लासेस ऑफ शेयर। मैं शेयर्स की, शेयर कैपिटल की बात करूं, मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सिमरन और मंशा को तो काफी अच्छे से पता इस बात का होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें CAFM में डिस्कशन किया था। क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल, कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल। अब ध्यान से सुनो। नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर अथोराइज कैपिटल किसे कहते हैं? हमारी कैपिटल जो होती है वो काफी टाइप्स की होती है। शेयर कैपिटल पहला आता है, सबसे पहला आता है
नॉमिनल ऑथोराइज या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। दूसरा आता है इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। चौथा आता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पांचवा आता है पेड अप शेयर कैपिटल। सौरभ और किरण, क्योंकि स्वेच्छा ने भी कर रखा है ये, तो स्वेच्छा को भी पता है। हाँ, लेकिन आप लोग बड़ा ध्यान से सुनना। किरण, आप भी, मैं एक बार पूरा दोबारा से अच्छे से इलैबोरेट करूंगा इसे। ओके सर। हाँ। ओके सर। क्या होता है, जो हमारी अथोराइज शेयर कैपिटल होती है, अथोराइज शेयर कैपिटल जो हमारी होती है वो होती है हमारी मैक्सिमम कैपिटल। वो कैपिटल जिसके साथ एक कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेट होती है। स्टार्ट होती है। हाँ, ऐसी कैपिटल जिसके साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है। मान लो आप कोई कंपनी बना रहे हो, आप लोग कोई कंपनी बना रहे हो। कंपनी बनाते टाइम आपने अपने मेमोरेंडम में मेंशन किया कंपनी की अथोराइज कैपिटल 5 करोड़ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, इस अमाउंट से ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। ये होता है आपका अथोराइज कैपिटल, जिसको मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ूं कंपनी लॉ के अंदर, तो कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 2 क्लोज 8 के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन 2 क्लोज 8 क्या कहता है, बात करते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 8 बोलता है सच कैपिटल हैज अथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऐसी कैपिटल जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ने अथोराइज किया, क्योंकि ये कैपिटल जो होती है ये रजिस्टर्ड होती है। कहां रजिस्टर्ड होती है, आरओसी के पास। मेमोरेंडम में सर। हाँ भाई, आप मेमोरेंडम में मेंशन करते हो और आपका मेमोरेंडम आरओसी में रजिस्टर्ड होता है, और जो भी अमाउंट आपकी इसमें लिखा होगा, कैपिटल जो भी बैलेंस आपका लिखा होगा मेमोरेंडम में, इट मींस वो आपकी अथोराइज कैपिटल है। क्लियर है, समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो, किरण समझ आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। ओके। दूसरा है, सर इसकी कोई लिमिट होती है कि नहीं इसकी कोई लिमिट। सर इसकी कोई लिमिट होती है कि हाँ मैं बताता हूँ आपको। लिमिट का यहाँ पे क्या फंडा है, इसकी वैसे कोई लिमिट नहीं होती, कंपनी कितनी भी रख सकती है। लेकिन एक बार उसने जो मेमोरेंडम में मेंशन कर दिया, मेमोरेंडम में अगर मेंशन कर दिया कि भाई मेरी जो कैपिटल होगी 10 करोड़ होगी मान, तो इट मींस कि वो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है। इससे ज्यादा कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। क्लियर है? बट मेमोरेंडम में आपको ओके सर। यस सर। हाँ, अगर कंपनी इससे ज्यादा इश्यू करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सर रेजोल्यूशन पास करना। उसको डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ मेमोरेंडम। जी सर। कैपिटल क्लोज में हमने प्रोसीजर पढ़ा है ना, क्या किस तरह से हाँ जी अथॉराइज सर, कैपिटल कैपिटल। को इंक्रीज किया जाता है। यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। दूसरा नहीं आता। हाँ, दूसरा आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल कंपनी लॉ के अंदर इशूड कैपिटल का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 क्लोज 50 में दे रखा है। और क्या कहता है सेक्शन 2 क्लोज 50? पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 50 कहता है कि भाई जो इशूड कैपिटल होती है वो अथोराइज कैपिटल का पार्ट होती है। जो इशूड कैपिटल होती है वो अथोराइज कैपिटल का पार्ट होती है। मैक्सिमम
ज्यादा से ज्यादा हमारे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, कंपनी के अंदर ऑथोराइज कैपिटल है 5 लाख की। ज्यादा से ज्यादा कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है? 5। हमारी ऑथोराइज कैपिटल है 5 करोड़ की, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है? 5 करोड़ की शेयर। सर 5 करोड़ के अंदर 5 करोड़ तक के ही कर सकती है। जितने इशू भी कैपिटल जो authorized होती है वो नहीं कर ऑथोराइज सकती। कैपिटल का पार्ट होती है। मान लो कंपनी ने 2 करोड़ के शेयर इशू किए, इट मींस issued capital is the part of authorized capital which is for the time being issued by the company for the public subscription। समझ आ गई? जी सर। यस सर। भाई इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल मींस द कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी for the subscription. It is the part of the authorized capital of the company which is the company issue for the time being for the public subscription and allotment। समझ आ गई मेरी बात? पहली दो समझ आ गया, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है और इशूड कैपिटल क्या होता है। यस सर। थर्ड Yes, आता sir. है हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है परचेज। सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है परचेज। सेक्शन 2 क्लोज 86 के अंदर इसको बता रखा है। और सब्सक्राइब का मतलब होता है परचेज। कंपनी ने 2 करोड़ के शेयर इशू किए, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने परचेज कर सकते हैं शेयर होल्डर? मैक्सिमम 2 करोड़ तक कर सकते हैं। तो भाई सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका पार्ट होती है? पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। हाँ, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो पार्ट होती है इशूड कैपिटल का। इशूड कैपिटल, मान लो आप कोई सामान बेच रहे हो, आपके पास 4 करोड़ का सामान पड़ा है, आप सिर्फ 4 करोड़ का ही बेच सकते हो ना, लोग आपसे 4 करोड़ का ही परचेज कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आपके पास माल ही जब 4 करोड़ का पड़ा है तो 4 करोड़ से ज्यादा का माल आपसे कैसे परचेज कर सकता है? कोई कर सकता है? आपके पास जब माल ही 4 करोड़ का है, तो जितने कंपनी ने इशू ही 2 करोड़ के किए थे, तो ज्यादा से ज्यादा कितने इशू किए, कितने सब्सक्राइब किए जा सकते हैं? 2 करोड़। मान लो कंपनी ने इशू किए 2 करोड़ और 2 करोड़। हाँ, अब ऐसा भी नहीं हो सकता अब कि भाई सारे के सारे 2 करोड़ पब्लिक परचेज कर ले। मान लो 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ परचेज की, तो ये 1.5 जो परचेज किए हैं इसको बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोला जाता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। Subscribe capital. By such part of the capital which is the time being subscribed by the member of the company। वो कैपिटल जो सब्सक्राइब की गई है मेंबर्स के द्वारा। इट इज दैट पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल at face value which has been subscribed for or taken up by the subscriber of the share in the company। ये वो पार्ट होता है इशू कैपिटल का जो कि पब्लिक के द्वारा, मेंबर के द्वारा क्या कर लिया गया है? परचेज कर लिया गया है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। Yes, sir. तीसरा होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल को बताया गया है सेक्शन 2 क्लोज 15 के अंदर। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, कोई मुझे बताएगा?
सर इसमें जो अमाउंट मंगा हाँ, देते हैं हाँ, मैं बताता हूँ ऐसे कोल्ड। कैपिटल का पार्ट जो कॉल करके पेमेंट। ठीक है, मैं बताता हूँ। कोल्ड अप कंपनी की जितनी नीड होती है उतनी बुला लेती हैं वो। कोल्ड अप कैपिटल, मान लो आपके पास पड़ा था, माल पड़ा था 2 करोड़ का, तब कोई कस्टमर आया, आपसे 1.5 करोड़ का माल खरीद लिया। अब आपने तो दे दिया उसको माल, अब पैसे भी तो लोगे ना। अब पैसे लोगे तो भाई आपसे हो सकता है सारे के सारे एक साथ पैसे मांग ले कि भाई सारे पैसे दे दो। अगर सारे नहीं मांगे तो हो सकता है कि भाई मांग लो 1 लाख रुपए पहले मांग लियो और कह दिया कि 50,000 बाद में दे देना। भाई जितना सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बट सर इसमें ऐसे नहीं होता कि सर इसमें ऐसे नहीं होता कि 5% जो है वो अमाउंट एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल करते हैं तब मंगवाया जाता है, बाकी अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पे। वो वो क्या हुआ आई करता थिंक ये था, तो प्रोसीजर में होता है। वो अब नहीं होता, वो पुराने टाइम में हुआ करता था। आप जो बात कर रहे हो ना इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की, कि भाई जी सर, अलॉटमेंट, 11th 12th में ऐसे ही हाँ, पढ़ा है। यस सर। आप और आज तक ऐसे पढ़ाते आ रहे हैं एनसीईआरटी, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जी अब वो सर। ऐसा यस फंडा सर। है ही नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये एप्लीकेशन का पैसा, ये अलॉटमेंट पे दे दो, ये कॉल दे दो, ये फाइनल कॉल दे दो, ये खत्म हो चुका है फंडा। भाई एक साथ पैसा दो और एक साथ ले लो। समझ आ गई मेरी बात। अब ये कोल्ड का मतलब क्या होता है, जो कॉल किया आपसे पैसा, यस सर। है ना। या तो लमसम में भी लिया जा सकता है, हो सकता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। कोल्ड अप कैपिटल, जितना पैसा आपसे कॉल किया गया है। मान लो अलॉटमेंट पे आपसे मांग लिया 5 रुपए का, फर्स्ट कॉल पे आपसे मांग लिया 2 रुपए का, फाइनल कॉल पे आपसे मांग लिया जो भी बैलेंस में, तो वो कॉल कर लिया पैसा। मतलब जितना आपने परचेज किया, सब्सक्राइब्ड पार्ट वो होता है जो आप एप्लीकेशन पे आई थिंक पे करते हो पुराने टाइम के अकॉर्डिंग। आपने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन पे आपने पैसा पे किया, मान लो 10 रुपए का शेयर था, आपने 1 रुपए के एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, सब्सक्राइब कर लिया। अब बाकी जो कॉल किया, कॉल मतलब अलॉटमेंट का पैसा, वो होता है कोल्ड अप कैपिटल। समझ आ गई। जितना आपसे कंपनी ने यस सर। पैसा कॉल किया, अब ये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सेकंड कॉल ये मेथड अब रहा ही नहीं, ये फंडा खत्म है। ये पुराने टाइम में हुआ करता था, अब प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। शेयर लेने हो पैसा पूरा दो ले लो, यही होता है। समझ आ गई मेरी बात। यस सर। हाँ, तो अब ऐसा होता है, ये पहले हुआ करता था, अब ये मेथड फॉलो नहीं होता। बट अगर अगर आपको पुराने मेथड के अकॉर्डिंगली समझना है तो सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितना एक मेंबर ने, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा लगाया, शेयर सब्सक्राइब किए, इट मींस वो पैसा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। और दूसरी बात, जो पैसा बचा हुआ था उस पर कॉलअप किया, कितना, जितना पैसा कॉलअप किया वो होता है, या तो वो पूरा होता है, मतलब सब्सक्राइब जितना का शेयर परचेज किया, मतलब 1.5 करोड़ का शेयर परचेज किए हैं, तो या तो वो इक्वल ही होगा, बेसिकली वो इक्वल ही होता है। आपने 1.5 करोड़ परचेज किया तो 1.5 करोड़ पैसा दो, या फिर कंपनी जितना कॉलअप कर लो। मान लो 1 करोड़ कॉलअप कर लिया, तो आपकी कोल्ड अप कैपिटल कितना होगा, 1 करोड़। तो कोल्ड अप किसका पार्ट होता है, सब्सक्राइब का पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल अप कैपिटल इक्वल होती है। समझ आ गई मेरी बात। यस जी सर। सर। सेक्शन 2 क्लोज 15 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सच पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच हैव बीन कॉल्ड फॉर द पेमेंट, जिसको पेमेंट के लिए कंपनी ने कॉल किया है कि भाई पैसा दो, इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड और डिमांड ऑन द शेयर बाय द कंपनी। ये वो पार्ट होता है जिसको कंपनी क्या करती है, डिमांड करती है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है। यस सर। लास्ट आता है हमारे पास पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, आपसे 1 करोड़ रुपया मांगा गया, बट आपने पे किया सिर्फ 90 लाख रुपीस। आपने पे किया सिर्फ 90 लाख रुपीस। इट मीन्स
the part of the subscribed capital which is the part of the paid up capital which is being paid up by the जितना पेड अप किया गया शेयर होल्डर के द्वारा। आपसे मांगा गया 1 करोड़ बट आपने पे किया 90 लाख रुपए। Such aggregate amount of money granted as paid up as equivalent to the amount received as paid up in respect of share issue and also include amount credited as paid up in respect of the share of the company but does not include any other amount received in respect of his share by the terminable partner। ये कहना चाह रहा है कि भाई जितने भी शेयर कंपनी ने इशू किए थे उन शेयर के रिगार्डिंग जो भी सब्सक्राइब हुए और उसके बदले में जो भी कंपनी को पैसा नेट रिसीव हुआ वो सारा क्या होता है, शेयर इशू करने के बदले में जो भी पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है वो क्या होता है, पेड अप कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल का समझ आ गया, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल का समझ आ गया। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ Yes, sir. सो दैट वी कैन मूव। No, sir. आगे चलें। Clear. Yes, तो हमने क्लियर तो अब अगर ऐसे ही करवा दो सर। अब आता है, हमने शेयर कैपिटल पढ़ लिया भाई, टाइप ऑफ कैपिटल पढ़ लिया। अब आता है टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है। हमने ऊपर कैपिटल पढ़ लिया, टाइप ऑफ कैपिटल कितने की होती है। अब आता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो होता है हमारे पास, ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं शेयर। एक होता है शेयर, हमारे पास दो तरह के होते हैं शेयर्स। एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर भी दो तरह के होते हैं। पहला इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, दूसरा इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट। हमारे पास जो शेयर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर भी आगे दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट और दूसरा होता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर। प्रेफरेंस शेयर भी आगे कई तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन कह लो, कन्वर्जन के बेसिस पे ये कई तरह के होते हैं। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। दूसरा आता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर के अंदर। एक होता है ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके पास ऑप्शन होता है वो अपने आप को कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर के अंदर। समझ आ गई? एक होता है पार्शली कन्वर्टिबल, भाई ऐसे थर्ड कौन सी है? ऑप्शनली, ऑप्शन, Yes, sir. जिन प्रेफरेंस शेयर के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को कन्वर्ट करा सकते हैं, नहीं करा सकते, है ना? क्यों के ऊपर है? हाँ। ठीक है। और Yes, sir. एक होता है पार्शली कन्वर्टिबल, भाई जिन प्रेफरेंस शेयर का कुछ पोर्शन कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर के अंदर। समझ आ गई? पहला
Yes. Yes, sir. दूसरा कन्वर्जन होता है जी सर। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के बेसिस पे दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। समझ आ गई? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? Yes, sir. ये हो गया। सर शेयर होल्डर कंफ्यूज नहीं होते इतने शेयर्स में कौन सा परचेज करें? नहीं, अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि भर के सारे कंपनी इशू कर देती है। कंपनी कुछ क्लास के शेयर इशू करती है। समझ गए मेरी बात? जी सर। अब आता है तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। Participation. ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। समझ आ गई? क्लियर है? कोई Yes, डाउट? sir. हाँ, तो ये जी इतने तरह के आपके वो होते हैं भाई। सेक्शन Yes, sir. 43 जो बात करता है वो बात करता है काइंड्स ऑफ शेयर्स। कितनी तरह के शेयर्स होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स जिसमें विद वोटिंग राइट होते हैं, और दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होता है, और एक हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर क्या होते हैं। अब हमारे पास आता है इक्विटी शेयर क्या होते हैं। इक्विटी शेयर, सर एक टाइप लेफ्ट नहीं है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। हाँ वो भी होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, तो इक्विटी शेयर्स होते हैं। क्या होता है इक्विटी शेयर्स? ऐसे इक्विटी शेयर्स विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? ऐसे इक्विटी शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, अदर देन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स मींस अदर देन प्रेफरेंस शेयर। समझ आ गई? और इसके क्या फीचर होते हैं? इक्विटी शेयर के क्या फीचर होते हैं? इक्विटी शेयर्स के पास, इक्विटी शेयर्स मीन द ऑर्डिनरी, इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। समझ आ गई मेरी बात? इक्विटी शेयर जो होते हैं कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। समझ आ गई?
हेलो, आवाज आ रही है? सिमरन, मंशा, स्वेच्छा, किरण, सौरभ, इज ऑडिबल? यस सर, आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया था यार मैं। कहाँ तक पढ़ा था? सर इक्विटी शेयर कैपिटल स्टार्ट किया है। अच्छा, इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, मींस अदर देन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं कंपनी के, ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी बच्चों, समझ आ गई? यस सर। Yes. हाँ जी सर। हाँ, अब क्या है, फीचर क्या होते हैं इसके? सबसे पहला, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है हर एक जर्नल मीटिंग के अंदर वोट करने का। इक्विटी शेयर होल्डर हैव द voting right at all the general meeting of the company. These vote have the effect of the controlling the management of the company. और जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। समझ आ गई मेरी बात? हर इक्विटी शेयर होल्डर के पास हर एक जर्नल मीटिंग, ये हमेशा ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास सारी जर्नल मीटिंग के अंदर वोटिंग करने का पावर नहीं है। उनको सिर्फ 2 चीजों में वोटिंग करने का पावर है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को हर एक जर्नल मीटिंग के अंदर वोटिंग करने का पावर है। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट है किस चीज का? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। उनके पास प्रॉफिट के अंदर शेयर लेने का राइट है। वो प्रॉफिट, कंपनी में अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड और बोनस शेयर के रूप में प्रॉफिट में शेयर ले सकते हैं। However, even equity shareholder cannot demand declaration of dividend by the company, which is left to the discretion of the board of director. एक बार किसी को डिविडेंड मिल गया और कंपनी के पास पैसा बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर ये नहीं कह सकता कि हमें उस पैसे में भी अपना हिस्सा दो। नहीं, एक कंपनी, उनके पास प्रॉफिट में हिस्सा तो है लेकिन उनका उनके शेयर तक ही हिस्सा है, उससे ज्यादा वो नहीं डिमांड कर सकते। अगर कंपनी की इच्छा है तभी दे सकती है, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा है अदरवाइज नहीं दे सकती। When the company is wound up, जब कंपनी बंद हो जाती है, पेमेंट टुवर्ड द इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी मेड टू द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ क्लेम ऑफ द क्रेडिटर एंड द प्रेफरेंस शेयर। कि भाई जब एक बार प्रेफरेंस शेयर और क्रेडिटर का पैसा कंपनी रिपे कर देगी उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। समझ आ गया? फीचर समझ आ गया इक्विटी शेयर होल्डर के? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ, अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। खुश हो आप लोग? यस सर। चलो, सर रिपीट कर दे ये टॉपिक, कौन सा? कौन मेरा बोला? डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ये इक्विटी शेयर वाला। देखो इक्विटी शेयर जो होते हैं, इक्विटी शेयर का मतलब होता है अदर देन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं। फीचर क्या होता है इक्विटी शेयर का? कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट करने का अधिकार है। वो हर एक जनरल मीटिंग में हर एक रेजोल्यूशन पर वोटिंग कर सकती है। समझ आ गई मेरी बात? दूसरा, उनके पास प्रॉफिट में राइट लेने का, उनके प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट है। तीसरा, वाइंडिंग अप के टाइम पे जब क्लेम जो है इक्विटी शेयरों का वो एग्जिस्ट होगा, जब एक बार क्रेडिटर्स की और प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट हो जाएगी तब उसके बाद इक्विटी शेयर्स को हिस्सा मिलेगा वाइंडिंग अप के टाइम पे। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर। अब आ सर जाता इसमें है, प्रॉफिट भी सबसे हाँ सर इसमें प्रॉफिट भी सबसे लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना इक्विटी शेयर होल्डर को? इक्विटी शेयर पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर को मिलता है।
अब आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, इनके पास प्रेफरेंस का मतलब होता है जिसको प्रायोरिटी मिलती है। तो ये जो शेयर होते हैं इनके पास प्रायोरिटी होती है, प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस का राइट होता है। किन किन चीजों में इनको प्रेफरेंस मिलेगी? सबसे पहले इनको डिविडेंड के टाइम पे इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। हमने जब छोटे बचपन में ध्यान से पढ़ा हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हम कैसे पता करते थे? कोई मुझे बताएगा? बचपन में हमें कैसे पता चलता था कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है? सर इक्विटी शेयर जिनको से प्रेफरेंस पहले दी जाती है डिविडेंड पे करते हैं, सबसे पहले इनको पेमेंट की जाती है। नहीं होता। आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो इनके पास ना ही ग्रेजुएशन कोई वोटिंग राइट है कंपनी में। और जिसमें आरएसओ की उनकी देखो, मुझे एक डिविडेंड। फीचर बता दो जी सर। कि भाई एक फीचर बता दो, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, आपने बीकॉम में, 12th में, 11th में, कहीं पे भी आया होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कैसे लिखते थे? जिनको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, जैसे अकाउंट्स में लिखते थे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखो। अकाउंट्स में उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है सुरेक्षा कुछ बोलो, तुम ही और बोलो। उनका डिविडेंड फिक्स रहता है। कैसे लिखती थी प्रेफरेंस शेयर? जब लिखते थे क्या डिफरेंस बताया था बचपन में टीचर ने? भाई प्रेफरेंस इनके शेयर पास को कोई वोटिंग राइट नहीं होता, इनको फिक्स इनकम मिलती है, फिक्स्ड अमाउंट अब ऑफ कैसे- एवरी अच्छा, क्या है, कोई रिस्क नहीं होता। बचपन में कैसे रिकॉग्नाइज करते थे? आपको देख के पता चल जाता था कि ये तो प्रेफरेंस शेयर है। किसी ने बता दिया ना, वो बहुत फिक्स रेट ऑफ इंटेलिजेंट डिविडेंड है, है इसमें। बहुत सर उनके intelligent। आगे परसेंटेज लगा होता था कि इतने परसेंट इनको डिविडेंड मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उनके आगे हमेशा परसेंटेज लगी होती है। जिन भी शेयर्स के आगे परसेंटेज लगी होती है, एक फिक्स परसेंटेज लगी होती है, वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इट मींस वो परसेंटेज क्या रिकॉग्नाइज करती है? वो ये कहती है कि इनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उनके आगे अगर 10% लगा है तो इट मींस कि उनको 10% के हिसाब से एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। यस सर। तो ये होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आइदर फिक्स अमाउंट और अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट विच में बी आइदर बी फ्री ऑफ और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको या तो फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है या एक फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है, जिनके ऊपर या तो इनकम टैक्स लग भी सकता है या फ्री होते हैं इनकम टैक्स से। और दूसरा होता है जिनको वाइंडिंग अप के टाइम पे जब कंपनी की कैपिटल को रीपे किया जाता है, उनको प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस किस में मिलती है? पेमेंट ऑफ एनी फिक्स प्रीमियम में, या फिर मतलब सॉरी, repayment in case of winding up or repayment of capital of amount of share capital paid up or deemed to have been paid up, whether or not there is preference right to the payment of any fixed premium or premium at any fixed rate। ये कहना चाह रहा है कि भाई वाइंडिंग अप के टाइम पे जब कंपनी बंद होने वाली है और कंपनी अपने कैपिटल को रीपे कर रही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलती है किस चीज में? रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे। समझ आ गई? क्लियर है? तो वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़े। ये मैंने आपको बता दिया, प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं। प्रेफरेंस तो सर वोटिंग राइट क्यों नहीं होता? जब इन्हें इतना प्रेफर किया जाता है तो उनके पास फिर वोटिंग राइट भी होना चाहिए, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। इनके पास वोटिंग राइट तो इन्हें इनकम भी तो कम ही मिलती है फिर। सुनो क्या होता है, दो सिचुएशन पे इनके पास वोटिंग राइट होता है। पहला वाइंडिंग अप के टाइम पे, दूसरा जिसमें ये इंटरेस्टेड होते हैं, उन सिचुएशनों में इनको वोटिंग राइट मिलता है। बाकी और सिचुएशनों में इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। लेकिन इनको फुल वोटिंग राइट कब मिलता है? अगर कंपनी मान लो 2 साल तक इनको डिविडेंड नहीं मिला, इनको डिविडेंड कंपनी ने पे नहीं किया, 2 साल हो गए, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया,
तो 2 साल के बाद इनके पास हर एक रेजोल्यूशन पे वोटिंग करने का राइट आ जाएगा। अगर इनको हर साल डिविडेंड मिल रहा है तो इनके पास सिर्फ 2 ही सिचुएशन में वोटिंग का पावर आता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या किसी ऐसे रेजोल्यूशन में जिसमें ये क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। यस सर। अदरवाइज इनको दूसरे मुद्दों में रेजोल्यूशन में वोटिंग करने का राइट नहीं होता। क्लियर है? ठीक है सर। समझ आ गई? यस सर। हाँ। यस सर। शेयर कैपिटल 2 तरह की होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मैंने आपको बता दिया, इसको पढ़ लेना। अब आता है कॉमुलेटिव एंड नॉन कॉमुलेटिव क्या होता है। कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। अच्छा, कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? सर इनका डिविडेंड में कम्युलेट होता जाता है आगे आगे ऐड ऑन। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स, मान लो इस साल कंपनी को किसी रीजन की वजह से डिविडेंड नहीं दे पाई प्रेफरेंस शेयर को, तो वो डिविडेंड अगले साल क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। मान लो अगले साल भी नहीं दे पाई तो दोनों सालों का तीसरे साल में मिल जाएगा, तीसरे साल भी नहीं दे पाई तो पिछले 3 सालों का चौथे साल के साथ मिल जाएगा। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका डिविडेंड जो है अकोमुलेट होता जाता है। समझ आ गई? और बाद में जिनको इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले पूरा पे कर दिया जाता है, वो होते हैं कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि जिनका डिविडेंड जो है कॉमुलेट नहीं होता। अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मान लो इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल वो उसको क्लेम नहीं कर सकता, उसका राइट जो है वहां पे लॉस्ट हो जाता है। समझ आ गई कॉमुलेटिव नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंदर? आगे बढ़े। यस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? यस सर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे इक्विटी शेयर का नया कन्वर्ट ऐसे करना हो। शेयर्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर के अंदर, बट नॉन कन्वर्टिबल वो होते हैं जो कन्वर्ट, जिनके पास ऑप्शन नहीं होता कन्वर्जन का। पार्टिसिपेटिंग नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनके पास एडिशनल बेनिफिट होता है, जिनका प्रॉफिट्स में पार्ट होता है। भाई देखो प्रॉफिट में तो सबका पार्ट होता है, लेकिन एडिशनल प्रॉफिट के अंदर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में जिनके पास एक राइट होता है पार्टिसिपेट करने का, कंपनी के पास अगर सरप्लस प्रॉफिट है, सरप्लस एसेट है ना, उनका प्रेफरेंस डिविडेंड तो उनको मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी के पास एडिशनल कुछ प्रॉफिट बच गया तो उनमें भी अगर उनका पार्टिसिपेट करने का राइट है तो उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनके पास सरप्लस प्रॉफिट या सरप्लस एसेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, उनको सिर्फ उनका एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। चलो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट इज द जो मीनिंग? पर्टिकुलर टाइम तक हैं, ऐसे ठीक शेयर्स है, वो उसके रिटर्न कर दिए जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं, रीपेड कर दिए तो जाते पेइंग बैक कर दिया जाता है। हाँ भाई, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको एक पीरियड के लिए इश्यू किया जाता है और ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड कंपनी फिर क्या कर देती है, उनको वापस कर देती है पैसा, ऐसे शेयर होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। Redeemable preference share has a maturity date on which the date the company will repay the capital amount to the preference shareholder. The paying back of the capital is called redemption of capital along with dividend. Preference share will be redeemed within a period of not exceeding 20 years. कोई भी कंपनी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अगर हम छोड़ दे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सालों के लिए अपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को छोड़ के बाकी सारी कंपनी को सिर्फ 20 साल मिलते हैं डिबेंचर को इशू करने में।
और जब ये पीरियड एक्सपायर हो जाता है उसके बाद क्या होगा, इनको रिडीम कर लिया जाएगा। समझ आ गई? और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। Irredeemable preference share do not have any maturity date and are repayable only at the time of winding up of the company. लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है, however as per section 55 of the Companies Act 2013, no company can issue irredeemable preference share. समझ आ गई मेरी बात? वैसे तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट मना करता है। सेक्शन 55 कहता है कि कंपनी कोई भी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। नो कंपनी शैल इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर। ओके, सबको क्लियर हो गया? तो सर ऐसा क्यों है कि कंपनी नहीं इशू करेगी? बस मना किया हुआ है, नहीं कर सकती। अगर किसी भी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं तो एक रिडम्पशन पीरियड, 20 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है, तो 20 साल तक करे, उसके बाद पैसा रिपे कर दे, और अगर दोबारा से करने हैं तो दोबारा से उनको इशू कर सकती है। समझ आ गई? ठीक है सर। जी सर। आगे बढ़ते हैं।